वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी टॉक्स फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कृषि साख के स्रोत, मतलब कि जो सोर्सेज हैं एग्रीकल्चर क्रेडिट के, उसकी बात करेंगे। दो टाइप्स के होते हैं ये। एक तो संस्थागत साख संस्थाएं और गैर साख संस्थाएं। दो तरह के होते हैं। जो साख संस्थाएं होती हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड होती हैं, गवर्नमेंट में इन्वॉल्व होती है इसमें। और गैर साख संस्थाएं होती हैं उसमें गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं होता। वो लोगों के बीच में खुद ट्रांजेक्शन्स जो होती हैं, पैसे का लेन देन वो होता है। तो इसमें 7 पॉइंट्स हैं साख संस्थाएं में। इसमें 3 पॉइंट्स हैं। सहकारी साख समितियां, वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय ग्रामीण ग्रामीण बैंक, नाबार्ड, सूक्ष्म वित्त, माइक्रो फाइनेंस, किसान क्रेडिट कार्ड। और इसके अंदर गैर साख संस्थाएं के अंदर जो आते हैं, जमींदार आते हैं, व्यापारिक और व्यापारिक होते हैं, और मित्र और संबंधी आते हैं। एक बार इसको हम एक्सप्लेनेशन से समझ लेते हैं। जो साख संस्थाएं हैं उसके अंदर जो सरकारी साख समितियां फर्स्ट पॉइंट था। तो इसके उद्देश्य कृषकों को सरलता से साख उपलब्ध कराना। और सरकारी साख समितियों को 2 श्रेणियों में बांटा जाता है। सहकारी साख समितियां जो हैं उसको भी 2 टाइप्स होते हैं उसके भी। और इसका जो कार्य होता है इजीली जो किसानों को ऋण देना होता है। इसके जो पॉइंट है, फर्स्ट है प्राथमिक सरकारी साख समितियां। ये समितियां कृषकों को अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराती हैं। वर्तमान में ग्रामीण संख्या के 90% भाग की आवश्यकता को इन समितियों द्वारा पूरा किया जाता है। ठीक है। तो ये जो फर्स्ट वाली प्राथमिक सरकारी साख में, इसमें अल्पकालीन ऋण उपलब्ध होता है। और ये वर्तमान में 19% भाग जो है कृषि का उसको ऋण दे रही हैं। सेकंड इज कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। इन बैंकों द्वारा 15 से 20 वर्षों तक के लिए ऋण दिया जाता है। इन कर्जों से कृषक बड़ी बड़ी मशीनें, ट्रैक्टर, थ्रेशर और हार्वेस्टर आदि को खरीदते हैं। तो ये बड़े कार्य के लिए जो कार्य होते हैं कृषि में उनके लिए बड़े बड़े कर्ज दिया जाता है। तो ये 2 टाइप्स के होते हैं सहकारी साख समितियाँ। सेकंड पॉइंट इज वाणिज्य बैंक। अधिकांश कृषकों को निरक्षरता, पिछड़ापन, कृषि द्वारा उचित जमानत न दे पाने आदि के कारण वह व्यापारिक बैंकों से ऋण नहीं लेते। इस प्रकार इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और किसानों के लिए आसानी हो गई। इसमें यह है कि जो वाणिज्य बैंक थे उनका सभी का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, जिससे कि जो अनएजुकेटेड पीपल्स थे, किसान थे, उनको भी इजीली हो गया ऋण लेने के लिए। थर्ड पॉइंट इज क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। सीमांत और अति छोटे कृषकों, भूमिहीन श्रमिकों तथा निर्धन कामगारों के कर्ज को आवश्यकताओं के समाधान हेतु बैंकिंग आयोग के सुझाव पर 2 अक्टूबर 1975 को 4 राज्यों में 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोले। इन बैंकों का उद्देश्य कृषि विकास, ग्रामीण व्यापार, ग्रामीण शिल्प, कुटीर उद्योग के लिए साख उपलब्ध कराना है। तो जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोले गए अलग अलग गाँवों में, तो इनका जो उद्देश्य था ग्रामीण का, एक तो विकास करना था, कृषि का विकास, गाँवों का विकास करना था। तो उसके लिए लोगों को ऋण देना था। फोर्थ पॉइंट इज भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना विभिन्न प्रकार की साख सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 1955 में की गई। यह बैंक सहकारी साख समितियों को अल्प ब्याज पर कर्ज देता है। कृषकों को ट्रैक्टर तथा दूसरी मशीनें खरीदने के लिए साख देता है। तो भारतीय स्टेट बैंक का क्या काम था कि वो तरह तरह के जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो साख थे वो उपलब्ध कराता था। और ये 1955 में इसकी स्थापना की गई। और ये सहकारी साख समितियों को कम ब्याज पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर्ज देता था, जिससे कि जो किसानों को वो और दे सकें उस कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और अपनी ट्रैक्टर और कृषि के जो सामान है, मशीन वगैरह, वो खरीद सकें। एंड फिफ्थ पॉइंट इज राष्ट्रीय बैंक एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड। कृषि विकास तथा पीड़ित, शोषित व कमजोर वर्ग की साख की आवश्यकताओं पूर्ति के लिए समय समय पर योजनाएं बनाई गई। यह बैंकिंग कृषि के उत्थान, लघु उद्योग, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग, शिल्पकारी तथा दूसरी ग्रामीण आर्थिक क्रियाओं के लिए साख उपलब्ध कराने से संबंधित नीति संगठित करते हैं। ये क्या था इसमें नाबार्ड के अंदर कि इन्होंने जो कमज़ोर वर्ग थे,
किसान जो थे कमज़ोर वर्ग के और पीड़ित थे, उनके लिए साख की आवश्यकताओं को पूरा करना और उनके लिए योजनाएं बनाना। और यह बैंक कृषि के उत्थान और लघु उद्योगों को, कुटीर उद्योग को उनको बढ़ावा देने के लिए, और जिससे कि ग्रामीण का आर्थिक विकास किया जा सके, ऐसी नीतियाँ संगठित की। एंड द 6th पॉइंट इज सूक्ष्म वित्तीय का दुर्भाव। इसका उद्देश्य है छोटे कृषकों को तथा निर्धन परिवार को स्वयं सहायता समूहों के से सूक्ष्म कर्ज प्रदान करना। इसके द्वारा निर्धन परिवारों के ग्रुप को लघु कार्यों के लिए आसानी से कर्ज उपलब्ध कराया जा सके। इसका क्या कार्य क्या था सूक्ष्म वित्तीय का, कि मतलब जो गाँवों के छोटे कृषक हैं और जो निर्धन परिवार हैं उनको सूक्ष्म कर्ज दिया जाए, और उनको जिससे कि वे जो कम रेट ऑफ ब्याज की दर पे और वो कर्ज ले सकें और अपने जो उद्योग कार्य हैं, लघु कार्य है, वो कर सकें। 7 पॉइंट इस किसान क्रेडिट कार्ड। 1998 और 1999 में नाबार्ड ने वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा केंद्रीय सहकारी बैंक के प्रत्येक शाखा को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने का आदेश दिया, जिसमें उन्हें दुर्घटना बीमा, विकलांगता की स्थिति में 50,000 तक क्षतिपूर्ति सहायता भी दी जाती थी। इसमें जो था, जो नाबार्ड से जुड़े थे जो भी किसान, उनको उनके लिए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया गया, जिसमें उनका एक बीमा किया जाता था, जिससे कि वह अगर दुर्घटना में, विकलांगता की स्थिति में उनको 50,000 तक का बीमा दिया जाता था। अब गैर संस्थागत स्रोत जो हैं, इसमें फर्स्ट है महाजन और जमींदार। भारत में आज़ादी के बाद गांवों में 2 प्रकार के महाजन होते थे। महाजन जिसका मुख्य कार्य ब्याज पर पैसे देना था। एक तो वो थे जिनका जो काम ही था कि वो ब्याज पे पैसे दे के काम अपनी रोजी रोटी कमाते थे। एंड सेकंड थे जो वे महाजन जो जमींदार थे, परंतु साथ ही साथ ब्याज पर भी कर्ज देते थे। गाँवों के लोग, कृषक, इन लोगों से ऋण इसलिए लेते थे क्योंकि इनकी कार्यप्रणाली साधारण और लोचशील है, और यह ग्रामीणों को वित्तीय सहायता के लिए उन पर 24 आवर्स नज़र रखते हैं, और वे ग्रामीण को उत्पादन तथा गैर उत्पादन कार्यों के लिए ऋण आसानी से उपलब्ध कराते हैं। कि जो किसान जो हैं वो इनके पास क्यों जाते हैं, क्योंकि ईजिली ऋण दे देते हैं, और जो ज़मींदार थे गाँव के लोगों पे पूरी नज़र रखते हैं कि किसको कब ज़रूरत पड़ने वाली है, तो उनको फोर्स भी करते हैं, ले लो, कि मतलब हमसे आप लो और हम आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे देते हैं। पर वो एक उसमें एक जाल में फंस जाते हैं किसान, वो जो कि उनकी जो जनरेशन है वो भी चुका नहीं पाती है। तो सेकंड है व्यापारी। अनाज के थोक बाज़ारों में व्यापारी आदि भी कृषकों को ऋण उपलब्ध कराते हैं। वह गाँवों में जाकर ये जानकारी करते हैं कि किस किसान ने कितनी ज़मीन पर क्या बोया है, तथा उस फसल के मूल्य का अनुमान लगाकर किसी ऋण चाहने वाले कृषक यह वादा कर लेते हैं कि वह अपनी फसल उसी को बेचेगा तथा फसल के मूल्य में से ऋण की राशि और ब्याज का भुगतान कर देगा। कि मतलब जो किसान ऋण के बोझ में जो मतलब काफ़ी टाइम से चले आ रहे हैं कि वो अब ऋण को वापस ही नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे लोग क्या थे कि उनकी जो फसल जो उन्होंने बोई है उसको ले लेते थे, और वो कहते थे कि मतलब जो आपका जो कृषि वो ऋण की राशि है वो इसमें ही उसका इससे भुगतान हो जाएगा। एंड द 3rd पॉइंट इज मित्र व संबंधी। कृषकों के मित्र व रिश्तेदार की समय समय पर ऋण देते रहते हैं। इसका मुख्य लाभ कि इसमें किसानों का शोषण नहीं होता है, परंतु इसका प्रतिशत पहले 14% था, अब यह घटकर 2% रह गया है। कि मतलब जो किसान थे वो पहले अपने मित्र वगैरह से भी काफ़ी ऋण लेते थे, लेकिन इसका जो अच्छा है कि वो उससे किसानों को शोषण वगैरह नहीं होता। कि पर लोग अब ज़्यादा एक दूसरे को ऋण नहीं देते क्योंकि किसान वापस नहीं कर पाते हैं। तो पहले इसका परसेंट 14% था, अब ये 2% ही रह गया है। तो फ्रेंड्स, यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।